अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आज की वीडियो में। एंड पे बिल्कुल मैं एक लंबी चौड़ी वीडियो लगा रहा हूँ, अगर मुझे कॉपीराइट ने इजाज़त दी तो। उसमें पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड लिखारी, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन लोगों ने पाकिस्तान में मुसलमानों ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं, और दुनिया में उस पर डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखूँगा मैं। अभी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। ये एक बुचर है, हलाल बुचर, ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में। वो पिछले कई सालों से पोर्क का गोश्त, हलाल गोश्त कह के, बछड़े का गोश्त कह के बेचे जा रहा था, और कई सालों से इसने 3.5 टन पोर्क का गोश्त, सूअर का गोश्त बेच दिया। वो मुसलमान खाते रहे, और ज़ाहिर है हलाल बुचरी मुसलमान ही चलाते हैं। मुसलमानों को कोई दीन ईमान नहीं है। अजीज दोस्तों, इसी तरह एक हमारे ये मुसलमान हैं जो गुजरात में पैदा हुए और बीवी को पूरा टेंट में बंद करके रखते हैं। वो बंगाल से ममता के डार्लिंग हैं, सेनेटर बने हैं शायद वहाँ पे राज्यसभा के। वो अभी कह रहे थे कि अदीना मस्जिद मैंने विज़िट की, वेस्ट बंगाल की 13वीं सेंचुरी में ये बनी थी, 1377 में, फलान ढुमकान। उस पर किसी ने साफ बता दिया कि भाई साहब ये मस्जिद नहीं, अदीनाथ मंदिर था। और आप यकीन माने, इसकी कंस्ट्रक्शन ही बताती है कि इट्स नॉट मस्जिद। इतना हरामीपन करते हैं ये कि मैं क्या बताऊं आपको। अजीज दोस्तों, भारत की डेड इकोनॉमी जो डोनाल्ड ट्रंप ने बताई थी हमें, उसका हाल ये है कि क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, IMF की चीफ, कहती हैं कि ग्लोबल ग्रोथ के लिए भारत की एमर्जिंग इकोनॉमी है ना, वो एक इंजन की तरह है। भारत मेजर ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी वापस से बन गई है, यानी पहले भी थी, अभी तक है। ये मोदी जी की लीडरशिप है भाई। देखें, मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि किसी भी अर्बन पॉपुलेशन, किसी भी सिटी की पॉपुलेशन के लिए एक रीढ़ की हड्डी होती है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एन अर्बन सोसाइटी, और उसमें मेट्रो सबसे बड़ा वो होता है। दुनिया में सबसे लंबा मेट्रो का नेटवर्क 11,000 किलोमीटर का चाइना के पास है। इसके बाद अमेरिका के पास है चाइना के पास है 11,000 किलोमीटर। इसके बाद है अमेरिका के पास 1389, तीसरे नंबर पे भारत के पास है 1000। जब मोदी जी आए थे तो क्या था और आज क्या है, ये भारत के रहने वालों को ही पता है कि 10 साल में कितने नए मेट्रो नेटवर्क बने हैं और कितना वो हुआ है। तो अजीज़ दोस्तों, ये है कि बड़ी अचीवमेंट्स हैं भारत की। मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो ये बकवास तो करता ही रहता है ना, इसको भी बेचारे को याद नहीं रहता कि कल क्या कहा था, आज क्या कहा है। तो इसने कहा कि मोदी ने मुझे कहा है कि हम पेट्रोल नहीं खरीद रहे, ये वो। इस बात के 4 दिन बाद होमलैंड सिक्योरिटी ने US के ये बयान दिया है कि ये सब बकवास है, मोदी ने रशियन पेट्रोल खरीदना बंद नहीं किया है। 17 अक्टूबर 2025 तक रशिया इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है, जो कि 1.7 से लेके 1 मिलियन बैरल पर डे इंडिया रशिया से पेट्रोल खरीद रहा है। इंडिया का 1/3 पेट्रोल की रिक्वायरमेंट रशिया से पूरी होती है। इसलिए इस बात को भूल जाओ कि रशिया से इंडिया पेट्रोल नहीं लेता। अजीज दोस्तों, ये पिक्चर मैंने देखी। लोग कहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो हिंदू नाम से
बिजनेस करते हैं और लेकिन होते असल में पीछे से मुसलमान हैं। तो यहाँ तो वो शक्ल से ही मुसलमान नज़र आ रहा है, पीछे पोस्टर भी मुसलमानों के लगाए हैं, लेकिन दिए बेच रहे हैं। इस पे मुझे याद आया कि कई ऐसी वीडियोस हैं जो कि मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, जाकिर नाइक की हैं, दूसरों की हैं, कि जिसमें कहा जा रहा है कि किसी हिंदू को दिवाली की बधाई देना भी हराम है इस्लाम में। किसी हिंदू की तरफ से दी हुई दिवाली की बर्फी खाना हराम है, लेकिन दिया बेचना हलाल है भाई साहब। और ये शिरीन खान कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ना करो, ये बेचारे गरीब लोग हैं, इनसे दिए खरीदा करो, तो हराम नहीं है। अजीज दोस्तों, एक और वाक़या आपके सामने रखूंगा कि ये हिना खान हैं, इन्होंने अभी करवा चौथ की पोस्ट लगाई है, तो उस पर आप मुसलमानों के हरामीपन के आप मैसेजेस देखें कि ये गलत है, तुमको भूलना नहीं चाहिए कि तुम एक मुसलमान हो। एक और असलम खान लिखते हैं कि मेरी फेवरेट थी हिना खान, पर अब नहीं, अब तो अल्लाह भी हिदायत नहीं देगा तुम्हें। एक ने लिखा है जहन्नम अपलोडिंग, ये शिर्क है, अल्लाह कभी शिर्क करने वाले को माफ़ नहीं करेगा, किस काम का तुम्हारा रोज़ा नमाज, ये वो, ऐसे कई मैसेजेस हैं। ये जब तक हिपोक्रेसी आप मुसलमानों की निकालेंगे नहीं, मामला हल नहीं होगा। बदमाशी देखें इनकी, ये याद रखिएगा कि जिस दिन हिंदुओं ने मुसलमानों से उसी तरह नफरत शुरू कर दी जिस तरह नफरत मुसलमानों के अंदर हिंदुओं के लिए है, आप यकीन माने हिंदुस्तान में एक मुसलमान नहीं बचेगा। आप आबादी का अंदाजा लगा लें कि 20 करोड़ अगर मुसलमान हैं तो 100 करोड़ हिंदू हैं, भारी पड़ जाएगा मुसलमानों को। लेकिन नहीं, यहाँ पे मुझे भारत के डॉक्टर अंबेडकर जी की बात याद आई कि उन्होंने बताया है कि मुसलमानों के लिए हिंदू क्या है। मुसलमानों के लिए हिंदू एक काफिर है, काफिर इज्जत के काबिल नहीं है, वो घटिया पैदा हुआ है, उसका कोई स्टेटस नहीं है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसीलिए वो मुसलमान मानता है कि जो कंट्री काफिर की गवर्नमेंट है जिस कंट्री में, वो दारुल हर्ब है मुसलमानों के लिए। दारुल हर्ब का मतलब मैदान जंग। इसलिए कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं है ये प्रूफ करने के लिए कि एक हिंदू गवर्नमेंट को मुसलमान कभी भी दिल से कबूल नहीं करेगा। और भी कई चीज़ें उन्होंने बताई थी, लेकिन बात तो बिल्कुल सही है। इसी तरह ही हमारे फ्रेंच हिंदू हैं जो कि भारत में रहते हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी भारत में गुजार दी है, फ्रांसवा गौतिये। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं 800 मिलियन हो, और ये बात इन्होंने 2019 में कही थी कि भारत में 80 करोड़ हिंदू हैं, पूरी दुनिया में 100 करोड़ हिंदू हैं, तुम लोग दुनिया के मतलब हर दुनिया का 7वां आदमी हिंदू है, फिर भी तुम डरते हो, फिर भी तुम एक माइनॉरिटी की तरह रहते हो। दुनिया में नॉलेज वाली अगर कोई कौम है तो वो आखिरी कौम तुम हो, लेकिन तुम लोग फिर हिंदू होने पे अपोलोजेटिक रहते हो। अपने अंदर क्षत्रिय की पावर लाओ। अजीज दोस्तों, ये नफरत आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये धर्म सिखाता है और मुसलमान कुरान को मानता है। ये तो मिलेगा, इनके बाप की जागीर है जो ये रोक दें, इनकी माँ की मेहर में आया है जो रोक दें। अरे हम तो बराबरी के हकदार हैं, बराबरी के हकदार हैं। ना मोदी की माँ की मेहर में, ना ये टकलू की माँ की मेहर में, ना ये यूपी का रहने वाला जोगी, ना इनकी माँ की मेहर में। आओ आओ, मौलाना फिरोज खान रज़वी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। हम जेलों से नहीं घबराया करते, हमारे खानदान फांसी के फंदे पर चढ़े हैं, हमारे खानदान जेलों में गए हैं। याद रखो, ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिनके वालिद मोहतरम के साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किया है, ये हक वो इंसान है, किसी का हक छीनना नहीं जानते। ये बेहतरीन लोग हैं। लोगों, इनकी पार्टी को मजबूत करो। इनकी पार्टी नहीं बल्कि तुम्हारी पार्टी है। अजीज दोस्तों, एक कास्ट सिस्टम
انگریز کے آنے سے پہلے بھارت میں کبھی ہم نے کاسٹ واسٹ کے بارے میں نہیں سنا تھا. پروفیشن ہوتے تھے ٹھیک ہے, لیکن کاسٹ ڈسکریمنیشن کبھی نہیں سنا تھا. یہ انگریزوں نے ڈیویژن پیدا کیا ہے. دیکھیں, یہ انگریزوں نے پاپولیشن کے آنکڑے دیے تھے 1872 میں, جب پوری بھارت میں انگریز کی سرکار تھی. اس میں مسلمانوں کو ایک ہی گروپ دکھایا ہے, محمڈنس. ان کی پوری پاپولیشن ایک گروپ دکھائی ہے, جبکہ ہندوؤں میں بدھسٹ, جین, برہمن, لنگریت, بھاٹیاز, ادر کاسٹ کے ہندو, آؤٹ کاسٹ کے ہندو, مطلب ہندوؤں میں کاسٹ بتائی ہیں, جبکہ مسلمانوں میں نہ شیعہ بتایا ہے, نہ سنی بتایا ہے, نہ دیوبندی بتایا ہے, نہ بریلوی بتایا ہے, نہ سید بتایا ہے, نہ پسماندہ بتایا ہے. مسلمان ایک بتائے. یہ انگریزوں کی سازش تھی, جس کو کانگریس نے بڑا چڑھا کے پیش کیا. اور آج بھی کانگریس کا جو مہاراجا بنا ہوا ہے نا, راہل گاندھی, جس کا آئی کیو لیول 0 ہے, جس کے اندر وزڈم 0 ہے, جس کے اندر بھارتیہ نیشنلزم 0 ہے, جس کے اندر ہندو نیشنلزم 0 ہے, وہ آج بھی کاسٹ کر رہا ہے. بھارت میں ایک ہی کاسٹ ہے, مہادیو. میں تو مہادیو کی پاور کا قائل ہوں, اور میں مہادیو کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا. عزیز دوستوں, یہ ساری چیزیں تھیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. میں عرصے سے بولنا چاہ رہا تھا, لیکن پھر میں رک جاتا تھا. میں کسی کو کسی سے لڑانے کے چکر میں نہیں ہوں, لیکن میں مسلمانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نصیب دارو بھارت کے مسلمانوں جو بھارت میں رہتے ہو. اس پورے ریجن میں باقی مسلمانوں کا حال دیکھ لو, بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا حال دیکھ لو, پاکستان کے مسلمانوں کا حال دیکھ لو, افغانستان. نصیب دار ہو کہ تم لوگ بھارت میں رہ رہے ہو. تم لوگوں کو اپرچونٹیز بڑھ چڑھ کے مل رہی ہیں. آئی پی ایل میں جا کے دیکھ لیں کتنا مسلمان کرکٹر کھیلتا ہے. اگر کہیں ڈسکریمنیشن ہوتا تو کھیل سکتے تھے. اسی کرکٹ کی وجہ سے عرفان پٹھان اور یوسف پٹھان بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں نا, ورنہ اوقات تو یہ کہ فلموں میں دیکھ لیں, میڈیا میں دیکھ لیں, سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں. مسلمان بھارت کا نصیب دار ہے جو بھارت میں پیدا ہوا ہے اور بھارت میں رہتا ہے. قدر کرو اس دیش کی, اور قدر کرو اپنے پڑوسی ہندو کی. اگر کسی کے پڑوس میں مسلمان رہتا ہے نا, تو اس کو پریشانی ہوگی نان مسلم کے پڑوس میں, کہ میرے بچوں کو, میری فیملی کو, سب کو مسئلہ ہوگا, کیونکہ وہ اندر سے نفرت کر رہا ہے ہم سے. لیکن اگر کسی کے پڑوس میں ہندو رہتا ہے نا, تو وہ نصیب دار ہے. قدر کریں. اور یہ اینڈ پہ میں ایک ویڈیو لگانے کی کوشش کرتا ہوں, اگر چل گئی, کاپی رائٹ کی مسئلے کی وجہ سے نہیں چلی تو پھر آئی ایم سوری, لیکن چل گئی. تو آپ دیکھیے, اس میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کا کیا وہ رہا ہے. اور یہ بدبودار ہے جو مین بول رہا ہے, جو وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. باقی تو مولوی بیٹھے ہیں, وہ مولویوں کے پاس اس کے دیے ہوئے دلائل کی کوئی جواب نہیں ہے. عزیز دوستو, تھینک یو ویری مچ فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹ. کس پہ ذمہ داری ڈالی جائے؟ نہیں رعوف, اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ ویسٹ کو تو بلیم کرنا بنیادی طور پہ ایک شکست خوردار مسخ شدہ ذہنیت کا کام ہے. میں کمزور ہوں, آپ طاقتور ہیں, تو مجھے اپنی کمزوری پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے, سو دیٹ یو کی ناٹ ابیوز مائی ویکنس. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹ, خاص طور پہ امریکہ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو ویسے جمعہ 8 دن کی بات. آپ کی تو ساری تاریخ ہی اس طرح, آپ کی ساری تاریخ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پر مشتمل ہے. یہاں میں ایک بات کی وضاحت میں اکثر کرتا ہوں کہ بھائی جب تاریخ کو دیکھو تو بغیر تعصب کے دیکھو. آپ لوگ اگر تاریخ کو مست کریں گے, تاریخ کا کچھ نہیں بگڑے گا, وہ آپ کو مست کر دے گی. بغیر تعصب سے دیکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ درست نتائج پہ پہنچیں گے, اور پھر شاید آپ اس کو ریکٹیفائی کرنے کا بھی سوچ سکیں. اگر آپ اپنی کجی, اپنی کمزوری, اپنی غلطی, اپنے جرائم, اپنے گناہ
अपनी हरकतें, अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं मानने को तैयार, उसके इलाज की तो नौबत ही नहीं आएगी। आपकी टोटल हिस्ट्री, ये वेस्ट को गाली देना, वेस्ट को बुरा कहना, वो छोड़ें, वो तो हमारे राइवल्स हैं। मेरे और आपके दरमियान एक मुकाबला चल रहा है जो सदियों पर मुश्तमिल है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू एनीथिंग यू वांट। हम कहते हैं वो जी साजिशें करते हैं, वो आपसे बेहतर दिमाग रखते हैं तो साजिशें करते हैं, आप कर लें। अब फिर झूठ है ये बड़े सगीर की तारीख उठा के देख लें, लॉर्ड क्लाइव के साथ 200-250 गोरा था, बाकी सारे हम ही लोग थे, हमारे ही बुजुर्ग थे। बक्सर की लड़ाई में शाह आलम सानी का इन्होंने जो हशर किया है, लड़ने वाला कौन था उसके खिलाफ? बाबर को किसने निकाला था फरगना से? उसके चचाओं ने। यहां के उसने किसकी गर्दन उतारी सबसे पहले? इब्राहिम लोदी की। अमीर तैमूर ने किसको मारा? यलदरम को। फिर तो बनु उमैया, बनु अब्बास, ये आपके हाथ से स्पेन गया। और फिर ये अप्रोच भी गलत है, स्पेन चला गया। स्पेन अब्बा आपकी बरी में लेके आए थे, आप ताकतवर थे उस वक्त, आप एक्सपैंड कर रहे थे। आज वो ताकतवर हैं, वो एक्सपैंड कर रहे हैं। जब आप अपना वर्ल्ड ऑर्डर, जब आप में सकत थी, दम था, जान थी, तो आप अपना वर्ल्ड ऑर्डर इंपोज कर रहे थे। आज वो कर रहे हैं, रोना किस बात का? उसको गाली मत दें, अपने गिरेबान में झांकें। हमारे पंजाबी में कहते हैं अपनी मंजी थले डांग फेरो, तो समझ आए। आपकी टोटल तारीख, यलदरम पूरे यूरोप को उसने आगे लगाया हुआ था। अमीर तैमूर साहब यहां से रवाना होते हैं, जाके उसका सत्यानाश कर देते हैं। मुगलों का दौर देख लें, कहते हैं अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल किया। किधर डिवाइड एंड रूल किया? अंग्रेज तो आया को जहांगीर के जमाने में गालिबन, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सर थॉमस रो वगैरह। उससे पहले जो आपस में एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, तकरीबन उस वक्त आया जिस वक्त बाबर आया, और अंग्रेज जहांगीर के दौर में तकरीबन उस वक्त। ठीक है, अच्छा, उससे पहले जो मुगल शहजादे एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, बाप को अंदर कर रहे थे, सगे भाई मार रहे थे, शेरशाह उनके साथ लड़ गया। ये टोटल पावर प्ले है, सदियों से चल रहा है। मोहम्मद बिन कासिम को खाल में सी के बुश ने भेजा था। अबैदा बिन जराह के साथ क्या हुआ था? आपके जितने जनरल्स हैं जिसको आप इतना ग्लोरीफाई करते हैं, कभी अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनके अंजाम क्या हुए थे? इन लोगों के साथ क्या किया आपने? करने वाले कौन थे? अब ये कदम कदम पे साजिशें ढूंढना, उनमें कीड़े डालना और लोगों को बताना कि जी वी आर द बेस्ट। मुझे एक और बात बताएं आप लोग, ये यंगस्टर्स बैठे हैं, ये गद्दार पैदा करने का ठेका आपने क्यों लिया हुआ है? गद्दार आप में ही यहां क्यों पैदा होते रहे, गोरों में क्यों नहीं हुए? उसकी वजह है रऊफ साहब, गद्दार एक खास कल्चर में पैदा होता है, जहां फर्द और रियासत का मुफाद इस तरह हो जाता है ना, वहां गद्दार पैदा नहीं होते। सर थॉमस रो ने जहांगीर में से उसके बेटे का उसने इलाज किया, वो ठीक हो गया। उसने इनाम के तौर पे कहा कि इसके बराबर, इसके वजन के बराबर, वो मोटा आदमी था, सोना तोल के इसको दो। उसने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे सोना नहीं चाहिए, मेरी कौम को अपने मुल्क के साथ ट्रेड करने की इजाजत दे दें। आपके पास ये वफा 2007 में नहीं है। आपके लीडर्स स्विस बैंकों के केस भुगत रहे हैं। कोई करप्शन किंग कहलाता है, कोई करप्शन क्वीन कहलाती है। आपके साथ, आपके पास अपनी बदनसीबी पे गौर करें, ये कमिटमेंट 2007 में नहीं है। जो गोरे के पास, चूंकि मैग्ना कार्टा के बाद उन्हें ये एहसास उनके अंदर जन्म लेने लगा था कि मेरा और मेरे मुल्क का, मेरी स्टेट का मुफाद। तो ये इस तरह की बात है। जब एक छोटा सा सवाल यहाँ पे और पूछूं, क्योंकि बुनियादी तौर पे जिस तरफ हमें चलना है, हम आज की बात करें, माजी के सबक जो है उससे हमें सीखना चाहिए, लेकिन क्या कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है, इस वक्त 3 मकतबे फिक्र के लोग हमारे पास मौजूद हैं, कोई एक चीज़ के ऊपर हम इत्तफाक कर लें? क्या ऐसी कोई सूरत हाल नजर आती है कि बाहर को हम जो, क्योंकि देखें ना पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, सारी दुनिया में इस वक्त मलून और मतून जो है वो मुसलमान है की वजह से नहीं, लेकिन कोई फ्यूचर में कुछ सूरत नजर आती है कि शायद हम तालीम हासिल करें, हम इंसान की रऊफ साहब, जहां आज इंसान खड़ा है, इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? आपसे मुराद मेरी, हम की, हम सब की 1 अरब 40 करोड़ मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन क्या है? ये एक पैम्पर नहीं दे सके बनी नौ इंसान को, ये बॉल पॉइंट नहीं दे सके, ये गाड़ी की विंड स्क्रीन साफ करने वाला वाइपर नहीं दे सके। 56-57 इतने लगभग मुसलमान मुल्क हैं, एक में भी जमहूरियत नहीं है, डूब मरो। मैं सदियों से एक बड़ा दिमाग नहीं पैदा किया, इस मुल्क में एक बड़ा आदमी पैदा हुआ है। मैं इंटेलेक्चुअली बात कर रहा हूं, ये मुल्क है सबका है। जना साहब के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे हैं कि हिंदू अपनी जगह, फलां अपनी जगह, उसको आप जो भी लेबल लगाएं, डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसको उन्होंने ठुड्डे मार के इस मुल्क से बाहर निकाल दिया।
صدیوں سے ایک بڑا آدمی آپ نے پیدا نہیں کیا. اوقات یہ ہے کہ ایک ایوریج لیول کا ایک عام سطح کا دانشور بات کرتا ہے کلیش آف سیولائزیشن. یہ اس کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں اور پوری دنیا ڈیبیٹ پہ شروع ہو جاتی ہے. کلیش آف سیولائزیشن تو ہے ہی نہیں, یہ کلیش آف فیتھس ہے. سیولائزیشن تو ان کے پاس ہے, آپ کے پاس کون سی سیولائزیشن ہے؟ بکرے میں پانی انجیکٹ کر کے اس کا وزن بڑھانے والے, اپنے بچوں کو ناپاک گندا غلیظ دودھ دینے والے, لائف سیونگ ڈرگز میں ملاوٹ کرنے والے, جعلی دوائیاں بنانے والے. لا قانون, کسی ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے, نہ عوام کی کوئی عزت ہے نہ عزت نفس ہے. آپ روٹی نہیں دے سکتے, عزت تو دیں, آپ وہ بھی نہیں دے سکے. کون سی ایسی چیز, مجھے اتنے یہاں بچے بیٹھے ہیں, اتنے ماشاءاللہ اس ملک کی کریم بیٹھی ہے, مجھے ایک بات, میں دعویٰ کر رہا ہوں اتنا بڑا, ایک بات بتائیں جس پہ آپ فخر سے کہہ سکیں کہ یہ ہمارے پاس ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. ٹھیک جی, ایک سیکنڈ جی. پاکستان میں 3 طرح کے مسلمان ابھی ہیں. ایک وہ ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں, جن کو یورپ مطلب کہتے ہیں جی جو خود کش حملہ جو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک وہ ہیں جو لبرل ایکسٹریمسٹ ہیں, جو کہ مشرف, جو کہ ڈانس پارٹیز, شراب سب کچھ ساتھ ہے اور اسلام کے نام پہ بھی وہ بول رہا ہے. اور ایک ہم لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اب میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ ہمیں بتائیں ہم کس کو فالو کریں, ہم کون سے اسلام کو لے کے چلیں؟ جی حسن صاحب. اصل بات یہ ہے کہ یہاں ینگسٹرز بیٹھے ہیں. دیکھو, اگر تاریخ ٹھیک ہے اور اخلاقیات کے وہ پیمانے نہیں ہیں جو یہاں بیان کیے گئے ہیں. یہ بڑی ثانوی سی چیزیں ہیں جو یہاں بڑے ہیروز بیان کیے گئے ہیں نا پچھلے 500 سالوں میں, ان میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جن کا بنی نوع انسان نام بھی جانتی ہو, یا جس نے کچھ کانکریٹ جس کی کو کنٹریبیوشن ہو. یہاں بتی جل رہی ہے نا, 1 منٹ بولے نا بیچ میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا. علامہ اقبال کو نہیں جانتے آپ؟ علامہ اقبال دنیا کو نہیں جانتے. اس نے میری شیما نے پی آئی ٹی کیا جرمنی کے اندر, آپ کو پتہ ہی نہیں کسی چھوڑیں ہے پوری کائنات. انسان متفق ہے, ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی ہے, سائنس ہے, انوینشنز ہیں, اس پہ لوگ متفق ہیں. وہ ہیں بنی نوع انسان کے کامن ہیروز. دیٹ از اچھا. اگلی بات یہ ہے کہ اگر ویسٹ آج 1 ارب 40 کروڑ مسلمانوں کو رگید رہا ہے تو عقل استعمال کریں. یو آر رانگ, آپ کچھ بھول رہے ہیں, آپ رستہ بھٹک گئے ہیں. اگر آپ کی تاریخ بھی ٹھیک ہے, آپ کا اخلاق بھی ٹھیک ہے, آپ 1.5 ارب بھی ہیں اور جوتے بھی کھا رہے ہیں, تو دیر از سم تھنگ ٹیربلی رانگ. تو آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ حکمران جو ہیں وہ کس طرح صحیح ہو سکتے ہیں, کیونکہ الناس علی دین ملوکہم. میرا آپ سے سوال ہے حسن نثار صاحب کہ آپ نے کہا ابھی مسلمان کے خلاف ہی ہے, تو آپ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ آپ نے کہا ہے کہ ہمیں غلط طور پہ لیڈ کیا جا رہا ہے. بہت بڑی کالمسٹ ہیں آپ. تلوار کی جو قلم کی جو کیا کہنا چاہیے طاقت ہے وہ تلوار سے زیادہ ہوتی ہے, تو آپ کیوں نہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے؟ اور میڈیا کیوں نہیں اٹھا رہا آواز؟ آج کا میڈیا تو بہت اسٹرانگ ہے. یہ میرا خیال ہے یہاں سے آپ کو کسی نے بتایا کہ میں کالم نگار ہوں, اور بڑا کالم نگار تو پتہ نہیں کیا ہوں یا نہیں. میں تو لکھتا ہی یہ کچھ ہوں, اس کا مطلب ہے آپ پڑھتے نہیں ہوں. میں تو پچھلے 12-14 سال سے اس کو عبادت سمجھ کے لکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو پاس گلوری پدرم سلطان بود کھاتا ختم کر کے کچھ بھی نہ کرو. یہ جو ہے نا اپنے آپ کو وی آر دا بیسٹ, اس نے مروا دیا ہے اپنی کمزوریوں پہ. جو طاقت ہے وہ تو ہے ہی. اگر آپ میں کوئی اچھائی ہے, ہم میں کوئی اچھائی ہے, اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں, وہ تو ہے. اصل بات یہ ہے کہ اپنی ہم کمزوریاں ڈھونڈیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, پھر اگلے مرحلے میں سوچیں کہ ان کو ریکٹیفائی کیسے کرنا ہے, تاکہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہمیں اس ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ ہو جو دنیا میں آج ہمارا مقدر بن چکی ہے. دس از واٹ آئی ایم رائٹنگ.